कॉन्सेप्ट है और वो छोटा-सा कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेटेड टू द वेब पेजेज़ एंड वेबसाइट्स। मैंने आपको कहा था कि ये जो एक पेज है ना, इसको हम वेब पेज बोलते हैं और अगर एक ही वेबसाइट में मुख्तलिफ मल्टीपल वेब पेजेज़ हों दैट आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर तो उसे हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। तो अभी तक जो हमने बनाया वो सिंपल एक ही पेज बनाया है। जब भी हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया एक ही पेज बनाया, ठीक है? तो वेबसाइट कैसे बनती है? सिंपल जब आपने एक वेब पेज बना लिया ना, तो मिसाल के तौर पे चूँकि मैं आज फॉर्म का टॉपिक पढ़ाना है, तो फॉर्म में मुराद के यूज़र से इनपुट लेना है। अभी तक जितनी भी वेबसाइट हमने बनाई है या जितने भी वेब पेजेज़ बनाए हैं, उनमें जो कंटेंट लिखा है वो सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशनल कंटेंट था। प्रेज़ेंटेशनल कंटेंट का मतलब ये है कि आपने कोई कंटेंट लिख दिया, इमेज प्लेस कर दी है, वीडियो प्लेस कर दी और वो कस्टमर आके विज़िट करेगा आपकी वेबसाइट पे और देख सकता है कि क्या-क्या ऑफर्स आप दे रहे हैं। लेकिन अगर वो कस्टमर अपना इनपुट देना चाहे, जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे आप जाते हैं तो आपको साइन अप की फैसिलिटी मिलती है। साइन अप फॉर्म मिलता है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड ईमेल वगैरह-वगैरह वो देके सबमिट करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे किसी सर्वर पे जाके सेव हो जाती है। या लॉगिन का पेज है, अब अगर लॉगिन का पेज ओपन करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड देते हैं तो लॉगिन हो जाते हैं। या फिर आप कॉन्टैक्ट का पेज देखते हैं, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ओनर से कोई कॉन्टैक्ट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सुपरटेक की वेबसाइट है, तो एनीबॉडी अगर किसी को भी कोई क्वेरी होती है, तो वो क्वेरी हमारे इस कॉन्टैक्ट पेज के ज़रिए हमें सबमिट होती है और बैकएंड में मुझे मेल आ जाती है और मैं उसको उस मेल का जवाब देता हूँ। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि हर वेबसाइट पे मोर और लेस जो अच्छी वेबसाइट्स होगी, उनमें एक कॉन्टैक्ट पेज लाज़मी होगा। ये कॉन्टैक्ट पेज डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके मुताबिक ये ग्रो मतलब वेरी करती हैं फील्ड्स कि आपने कौन-कौन सी फील्ड्स दी हुई हैं, ठीक है? जैसे यहाँ फुल नेम, यहाँ ईमेल एड्रेस हो, यहाँ मैसेज, जो भी दिखता है, सेंड करता है तो बैकएंड पे वो मैसेज हमारे पास आ जाता है। तो हम बैकएंड वाला पार्ट तो अभी नहीं करेंगे कि सेंड करने से वो मैसेज कैसे किसी की ईमेल पे जाता है, कैसे किसी के डेटाबेस में सेव होता है या किसी और सोर्स पे जाता है, किसी एपीआई पे जाता है। बट हम ये पार्ट देखेंगे कि फॉर्म्स होते क्या हैं और बनते कैसे हैं, ठीक है? और फॉर्म के मुख्तलिफ कंट्रोल्स कैसे हैं। इसको हम फॉर्म फील्ड कहते हैं। ये मुझे दिखाएँ फॉर्म ज़रा। आप देखें कहीं भी जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ एडमिशन लिया तो आप सबको ये फॉर्म दिया गया होगा। तो इस पूरे पर्चे को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म के ऊपर हमने ये लिखा हुआ है जी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोर्स नेम है, फर्स्ट नेम है, या फुल नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है। तो ये हर एक चीज़ को, जैसे ये फुल नेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्म की एक फील्ड क्या बोलते हैं? फॉर्म की एक फील्ड। ये फॉर्म कंसिस्ट ऑफ डज़न्स ऑफ फील्ड्स, मे बी 12 फील्ड्स हों या 2 दर्जन फील्ड्स हों, जितनी भी हों। तो एक फॉर्म में जितनी भी ये जो फील्ड्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्म की फील्ड्स। ये ओवरऑल पूरे को हम क्या बोलेंगे? फॉर्म। और फॉर्म कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मल्टीपल फील्ड्स। तो इन फील्ड्स को बाज़ औक़ात हम कहेंगे इनपुट फील्ड्स, बाज़ औक़ात कहेंगे टेक्स्ट फील्ड्स, बाज़ औक़ात बहुत सारे नाम हैं इनके, ठीक है? तो जब भी मैं टेक्स्ट फील्ड कहूँ, टेक्स्ट बॉक्स कहूँ, इनपुट फील्ड कहूँ, फॉर्म फील्ड कहूँ, सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। समझ आ गई ये बात? तो फॉर्म्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? यूज़र से इनपुट लेने के लिए, सिंपल इज़ दैट। आपको सामने नज़र आ रहा है कि हमने जो वेब पेज बनाया ना, इसमें हम कहीं भी यूज़र इनपुट देना चाहे, कहीं अपना नाम एंटर करना चाहे, कहीं कुछ सर्च करना चाहे, नथिंग इज़ देयर। तो अगर हमें ये काम करना है, तो हमें क्या करना होगा? फॉर्म फील्ड्स के बारे में पढ़ना होगा। बिल्कुल इसी तरह आप जैसे फ़ेसबुक पे जाते हैं और फ़ेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको क्या बेसिकली मिलता है? एक फॉर्म मिलता है। जैसे ये तो लॉगिन के लिए दे रहा है, अगर आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें तो कैन यू सी दिस? दीज़ आर द फॉर्म फील्ड। ये पूरा एक फॉर्म है और इसके अंदर ये एक फॉर्म फील्ड है। फुल नेम फर्स्ट नेम के लिए, ये सरनेम के लिए, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब फॉर्म की फील्ड्स जो हैं, वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। जैसे ये देखें, ये है सिंपल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए। अगर आप इस पे जाएँ, तो ये सिलेक्शन बॉक्स है कि आपको एक प्री पॉपुलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ दी गई हैं और यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ दोज़ पॉसिबल वैल्यूज़। तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन फील्ड भी कहते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन इज़ समथिंग एल्स। इसको ज़्यादा बेहतर नेम है कि आप क्या दे सकते हैं? सिलेक्शन फील्ड या सेलेक्ट फील्ड, ठीक है? या ऑप्शंस फील्ड कह दें। और इसके अलावा यहाँ भी इसको भी तो ये सारी ये नहीं, ये इनपुट फील्ड ही है, लेकिन इस इनपुट की टाइप डिफरेंट है, इस इनपुट की टाइप डिफरेंट है। इसी तरह इस पे आएँ तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रेडियो बटन, यानी जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और आपको एक वक़्त में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना का अलाउ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियो बटन बोलते हैं। तो ये रेडियो बटन है कि अगर व्हाट्स योर जेंडर? आइदर यू आर अ मेल और अ कस्टम, ठीक है? और कस्टम में फिर आप अपने प्रेफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ रेडियो बटन। फिर ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है और यहाँ पे सम टाइम होता है एक जिसे हम बोलते हैं चेक बॉक्स, यानी अनलेस इसके ऑपोजिट होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए एक और अक्सर आपने देखा होगा टिक या चेक साइन लगा होता है। मैं करके दिखाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा अगर नहीं। तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं चेक बॉक्स। तो
ये बेसिकली फॉर्म, इसके अलावा बहुत सारी फॉर्म फील्ड के कंट्रोल्स होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन क्विकली। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, सपोज करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट पेज पे क्लिक करूँ या साइन इन के पेज पे क्लिक करूँ, तो क्या ओपन कर ले, एक फॉर्म ओपन कर ले। तो फॉर्म वुड बी अ डिफरेंट पेज। आप इसी साइट पे भी या इसी पेज के किसी एरिया में फॉर्म बना सकते हैं, बट ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट पेज डिफरेंट पेज होता है। तो हाउ विल वी बी क्रिएटिंग अ न्यू पेज? तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएं, इसे ओपन करें VS कोड में, एंड देन VS कोड में जाने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज के index.html की तरह का एक नया पेज बना लें, और इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो क्या नाम दे दें, contact.html। साइन इन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो क्या नाम दे दें, साइन इन डॉट एच टी एम एल। साइन अप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो साइन अप डॉट एच टी एम एल। जिस किस्म का फॉर्म आपको चाहिए, आप उसी किस्म का नाम उसे देंगे सूटेबल। तो मैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल दूंगा। अब आप अगर एक चीज और देखें, तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, तो वेबसाइट का हेडर और फुटर यूजुअली सेम रहता है, बीच वाला मेन एरिया चेंज होता है। मिसाल के तौर पे देखें कि अगर मैं इस वेबसाइट के होम पेज को विजिट करूं, तो व्हाट यू वुड सी इज कि ये टॉप पे जो एरिया है ना इसका, ये वाला नेविगेशन, ये वाला, और ये जो इसका बॉटम का एरिया है फुटर, दैट दैट इज जो होम पेज पे है, दैट विल रिमेन सेम ऑन दिस पेज। कैन यू सी दिस? टॉप पे नेविगेशन एरिया सेम है और फुटर सेम है, बीच में क्या चेंज हुआ है, सिर्फ दरमियान वाला पार्ट। एंड लेट्स सपोज इफ आई गो टू दिस अबाउट पेज, तो टॉप सेम है, बॉटम भी सेम है, क्या चेंज हुआ, बीच वाला एरिया। एंड इफ आई गो टू दिस, तो क्या है बेसिकली, सॉरी, टॉप सेम है और बॉटम भी क्या है बेसिकली, सेम है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी पर्पसेस के लिए वेबसाइट का हेडर और फुटर अक्रॉस द पेजेस सेम रहता है, मेजॉरिटी केसेस में। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो सेम नहीं भी होता, दैट्स एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब दूसरा पेज बनाना है अपनी वेबसाइट का, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हमने कोशिश करनी है कि कॉन्टैक्ट पेज का भी हेडर और फुटर सेम रहे, बीच में क्या चेंज हो, मेन का सेक्शन। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं index.html पे जाऊंगा। हमने इसीलिए हर सेक्शन को कमेंट दिए थे और हर सेक्शन को एक मीनिंगफुल टैग में लिखा था कि जब हम मल्टीपल पेजेस बनाएंगे तो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज एक्चुअली विद। तो ये मेरा मेन सेक्शन है, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। ये मेरा फुटर है और यहाँ से ऊपर मेरा हेडर है। तो मैं हेडर से ऊपर सारा कुछ कॉपी कर लूंगा ऑल द वे फ्रॉम टॉप, और यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट में ये लगा दूंगा हेडर। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट ऑल्ट एफ, फॉर्मेटिंग होती है, ये जो एक डिव आगे पीछे हो जाती है ना, तो इससे फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। अब ये मेरा आ गया हेडर। अब दोबारा मुझे इंडेक्स पे जाना है, और ये जो फुटर का सेक्शन है ना, फुटर से लेके ऑल द वे टू द बॉटम, ये आखिरी वाली चीजें जो हैं, तो जस्ट टॉपिक नेम लिखे हुए, कैन सेफली रिमूव दैट। तो मैंने यहाँ फुटर से नीचे, किधर गया, यस, फुटर से नीचे सारा कुछ कॉपी किया, और यहाँ आके मैंने यहाँ थोड़ा सा रूम क्रिएट किया, यानी स्पेस क्रिएट किया, और यहाँ पे मैंने फुटर लिख दिया। बीच में एरिया खाली है, और इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मेन और कॉन्टेक्ट रैपर। तो आपको अंदाजा हुआ कि होम पेज का हेडर फुटर जो था, एग्जैक्ट वही मैंने कॉपी पेस्ट करके कॉन्टेक्ट में लगा दिया। अब बीच का जो मेन एरिया था वो होम का डिफरेंट है, कॉन्टेक्ट का डिफरेंट होगा, तो मैंने मेन एरिया की डिव, एक सेपरेट डिव नहीं, इनफैक्ट मेन का टैग बना लिया। इसमें टेस्ट के लिए, जस्ट पर टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं कहता हूँ जी कि हेलो कॉन्टेक्ट अस पेज। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं, तो अब से पहले हमारी वेब 1 के फोल्डर में index.html था, तो अब एक और पेज आ गया है contact.html। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, contact.html। सो यू विल सी कि आपके पास ये चीज हेडर एज इट इज आया, फुटर में नहीं आया कुछ भी, क्योंकि फुटर में हमने कुछ लिखा ही नहीं था, फुटर इज ब्लैंक, ठीक है। अगर फुटर में कुछ होता तो वो भी आ जाता है। कैन यू सी दिस? तो फ्यूचर में जब हम फुटर बनाएंगे तो हम सिर्फ एक फुटर बनाएंगे होम के लिए, और उसी को क्या कर लेंगे, बेसिकली हर पेज पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो अब हमने, इसका मतलब है कि यहाँ जितने भी पेजेस बनेंगे, हेडर और फुटर सब पेजेस पे रिपीट होगा, यानी वही बनेगा जो हमने बना लिया एक दफा, और बीच वाला एरिया चेंज होगा। तो अब इस बीच वाले एरिया को मैं चाहता हूँ कि ये कंटेनर के अंदर आए, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे ना आए। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी पुटिंग इट इनटू द कंटेनर, एंड दैट वुड बी दिस।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा अब मुझे ये बिल्कुल टॉप पे जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा-सा नीचे चाहिए, तो मैं इस सेक्शन को जाके पैडिंग दे सकता हूँ टॉप और बॉटम से, या मार्जिन दे सकता हूँ। दोनों फैसिलिटीज़ आपके पास, ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन राइट नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक हेडिंग, गेट इन टच विद अस, और यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊँगा। तो जब भी आप इस तरह का एक फॉर्म बनाते हैं ना, तो एचटीएमएल में सबसे पहले ज़रूरी है कि फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि जितनी भी फॉर्म फील्ड्स हैं, दैट शुड बी रैप्ड। जितनी भी फॉर्म की फील्ड्स हैं, वो सारी किस पे हैं? एक ही पेपर पे है ना। तो पेपर को हम क्या कह रहे हैं? फॉर्म, और इसके अंदर मौजूद सारी टेक्स्ट फील्ड को। तो जब भी आप फॉर्म बनाएँगे एचटीएमएल में, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन-सा टैग लिखें? फॉर्म का टैग लिखें। समझ आई बात? तो फॉर्म कब बनाना चाहिए आपको? जब आप यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहें। ठीक? और फॉर्म बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप कौन-सा टैग लिखें? फॉर्म का टैग लिखें। अब फॉर्म बनाने के बाद, यानी फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या करेंगे? फेंक देंगे? सबमिट करेंगे। ठीक है? फॉर्म सबमिट करेंगे, तो इसका मतलब है जब आप फॉर्म बनाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि फॉर्म को सबमिट भी होना है। तो आप उसके साथ, यानी फॉर्म का जो आखिरी चीज़ है, या आखिरी चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म की मुख्तलिफ फील्ड्स बनानी है इसके अंदर, यानी फुल नेम रिक्वायर है मुझे, यूजर नेम रिक्वायर है मुझे, लास्ट नेम रिक्वायर है, ईमेल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, ये एक और टैग है। जब भी आप इनपुट लिखेंगे ना, तो हमने, याद है आपको कि एंकर टैग लिखा था, तो एंकर टैग अपने साथ एक एट्रीब्यूट लाया था, href। अगर हम href मिस कर दें, तो एंकर की कोई अहमियत नहीं रहती थी, वो सिंपल टेक्स्ट होगा बगैर लिंक के। इसी तरह जब हमने इमेज टैग इंट्रोड्यूस कराया था, तो इमेज टैग के लिए एक एट्रीब्यूट साथ मस्ट था, एसआरसी, कि एसआरसी नहीं देंगे तो इमेज का टैग मीनिंगलेस है। बिल्कुल इसी तरह जब आप इनपुट लिखेंगे, तो इनपुट के साथ एक एट्रीब्यूट आपको मस्ट देना है, व्हिच इज टाइप। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया नहीं कि इनपुट की टाइप डिफरेंट हो सकती हैं। इनपुट सिंपल टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, वो रेडियो बटन हो सकता है, वो चेक बॉक्स हो सकता है, वो सिलेक्शन फील्ड हो सकती है, वो पासवर्ड बॉक्स हो सकता है, वो डेट टाइम कैलेंडर हो सकता है, कुछ भी इनपुट टाइप हो सकती है। तो जब इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हो, तो ये सिंपल क्या होगा? सिंपल टेक्स्ट फील्ड होगी। टेक्स्ट फील्ड का मतलब जिसमें आप सिंपल टेक्स्ट इनपुट कर सकेंगे। अगर मैंने सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख के किया यहाँ पे, तो कैन यू सी दिस? एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है विच, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? इनपुट दे सकता हूँ। दिस इज इनपुट एंटर्ड बाय द यूजर। जी, बिल्कुल, उसकी लॉजिक है। एक्शन ही नहीं, इसके 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मेथड भी है, पोस्ट है, गेट है, एक्शन है। एक्शन का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म आप फिल कर लेंगे, तो आप एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, और एक्शन क्या परफॉर्म करेंगे? सबमिट करने का एक्शन। लेकिन सबमिट करेंगे कहाँ पे? कोई एड्रेस होगा ना, रिसेप्शन का एड्रेस होगा। मैं कहूँ जी हमारा दूसरा ऑफिस है रानिया माल में, जाके वहाँ सबमिट कराएँ। तो इसका मतलब सबमिट कहाँ पे करना है? तो जब हम एक्शन लिखते हैं ना फॉर्म के अंदर, तो वहाँ वो यूआरएल देते हैं जिस यूआरएल पे फॉर्म सबमिट करना होता है। मैंने इसलिए मिटा दिया है आपको बगैर एक्सप्लेन किए, कि हम बैकएंड तो पढ़ ही नहीं रहे। फॉर्म को सबमिट तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि सबमिट तब वैल्यूएबल है जब हम इसे क्या करें? बैकएंड पे सबमिट करें। तो बैकएंड तो हमने पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको खलास खत्म कर दी शुरू। वरना वो रिक्वायर्ड होता है फॉर्म का, बाय द वे। अगर आप ये फॉर्म डिजाइन बना के किसी बैकएंड डेवलपर को देंगे ना, वो सबसे पहला काम यही करेगा कि फॉर्म के ऊपर क्या लिखेगा? एक्शन लिखेगा, और एक्शन के अंदर क्या लिखेगा? यूआरएल लिखेगा, उस सर्वर का यूआरएल जिस सर्वर पे आप फॉर्म क्या करना चाहते हैं? सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया जी सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मैंने जैसे ये फेसबुक की ओपन की है, तो यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड की फील्ड में जाऊँ, तो पासवर्ड की फील्ड में जो कुछ भी लिखूँगा दैट वुड बी, वो इसको ऑटोमैटिकली क्या करेगा? हिडन कैरेक्टर्स बना लेगा। तो मेरे केस में तो ये नहीं हो रहा। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं भी ऐसी पासवर्ड फील्ड बनाऊँ, या कोई फील्ड बनाऊँ जिसमें मैं कैरेक्टर लिखूँ तो वो डिस्प्ले ना हो, हिडन रहें, तो हम सिंपली क्या करेंगे? इसी को मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ, यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या लिख दूँगा? पासवर्ड। बस सिंपल इज़ दैट। तो ये एक दूसरे के आमने-सामने आए, तो इससे क्या शो हो रहा है? इनलाइन एलिमेंट्स है। इनपुट इनलाइन एलिमेंट है। इनपुट क्या है? इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है? अच्छा, अब आप देख लें कि जब भी आप कोई इनपुट लिखते हैं ना, तो इनपुट्स के साथ उस इनपुट को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ लिखा होता है। मिसाल के तौर पे व्हाट दिस इनपुट इज़ ऑल अबाउट, यानी ये इनपुट किस काम के लिए है? तो ऊपर देखें लिखा हुआ है फुल नेम, जिसको पढ़ के यूजर को अंदाजा हो जाता है कि ये इनपुट का पर्पस क्या है। तो इसको हम बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? यानी इनपुट फील्ड का या फॉर्म फील्ड का लेबल। तो लेबल बनाने के लिए टैग का नाम क्या होना चाहिए टेक्निकली? लेबल ही होना चाहिए भाई, सिंपल, ठीक है? तो वी डू हैव
लेबल की समझ आ गई ना क्या है? तो वी डू हैव a label tag that we can associate with each of the text box. लेबल ही एक्सप्लेन करेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस काम के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LAB। मिसाल के तौर पे लेबल ना पढ़ा हो और आपको ये 2 फॉर्म की फील्ड्स नजर आ रही हो। आपको क्या पता है कि पहली फील्ड में क्या एंटर करना है, दूसरी फील्ड में क्या एंटर करना है? यू नेवर नो, इज इट? तो दैट्स व्हाई लेबल इज मैंडेटरी। तो आप यहाँ पे लेबल लिखें। लेबल में भी ये फॉर आता है, आप इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सिंपली लेबल। और लेबल के अंदर क्या लिखें? एंटर फुल नेम। और अब आप वापस जाएं तो लेबल। और तो अब क्या अंदाजा हुआ कि लेबल भी क्या है? ब्लॉक इन है, इनलाइन है, क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो ये तो अब मेरे ख्याल में आपको मसला नहीं रहा किसी टैग को पहचानना कि ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल इसी लेबल को कॉपी पेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट में लिखता हूँ जी एंटर पासवर्ड। मैं जल्दी जल्दी सारे इनपुट्स को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको उनके पर्पसेस और उनकी उनकी फॉर्मेटिंग और उनकी स्टाइल और डेकोरेशन समझाता हूँ। यस, हर एक काम के लिए जिस चीज की अपीयरेंस चेंज करनी है, जिस चीज का मेकअप करना है, आपने मेकअप करना है तो आप अलग से करेंगे, मैंने करना है तो मैं अलग से करूंगा। क्यों? हम दोनों, हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो जब हम 2 टैग लिखेंगे, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। वो अलग बात है कि हम मेल हैं तो हम जो मेकअप करेंगे वो डिफरेंट होगा जो फीमेल मेकअप करेंगे उससे। क्या मतलब? सीएसएस एक ही रहेगी। अभी जो हमने सीएसएस स्टाइल शीट लिखी है ना, हमारी एक वेबसाइट में अगर 4 पेजेस है ना, चारों के चारों पेजेस के लिए सीएसएस विल रिमेन सेम, एक ही पेज पे, ठीक है? हाँ, अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करें और आप कहें जी कि नहीं, मुझे हर पेज के लिए अलग सेपरेट स्टाइल शीट चाहिए, तो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट, बट दैट डोंट हैव अ पर्पस। उसके लिए फिर एक स्टैंडर्ड है। सीएसएस से ऊपर की एक चीज़ है सेस, अगर आपने कहीं नाम सुना हो। और अगर नहीं भी सुना तो मे बी ये ऑप्शनल लेक्चर्स है हमारे इस कोर्स के एंड पे मैं बताऊंगा कि सीएसएस को लिखने का जो इस वक्त सबसे मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट तरीका है वो सेस है। तो अगर आपको ये डर है कि यार आप सारे पेजेस की सीएसएस एक ही जगह लिखेंगे तो चीजें मैसअप नहीं हो जाएंगी, बहुत बड़ी सीएसएस की फाइल हो जाएगी, देन देयर इज अ सॉल्यूशन, और वो है बेसिकली सैस। लेकिन हम अभी तक उस पर नहीं जाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम क्या करेंगे, एक ही सीएसएस की फाइल में सारा कुछ लिखेंगे, बट उसका सोल्यूशन है, ठीक है? जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, एक रूल ऑफ थंब है, आप देखें, जब भी आपके जहन में कोई क्यूरियोसिटी हो ना, आईटी और टेक की फील्ड में स्पेशली, आप लाजमन इस बात पे यकीन कर लें, बगैर देखे यकीन कर लें कि यार लाजमन ये बात किसी और के जहन में भी खटकी होगी और उसने इसका कोई ना कोई सोल्यूशन दिया होगा। ठीक है? जैसे आपके जहन में आया ना कि यार एक ही सीएसएस फाइल सारे पेजेस के लिए, तो यस, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। लेकिन फिर आपके जहन में साथ में ये सोल्यूशन भी आ जाना चाहिए यार कि नहीं, somebody should have already addressed this issue। फिर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया है। सैस इज द सोल्यूशन। बहरहाल, तो लेबल भी समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे लेबल तो है, लेकिन लेबल के साथ इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है जो डिम है। अगर मैं अपना टेक्स्ट लिखूं तो वो हट जाता है, वापस रिमूव कर दो आ जाता है दोबारा। दैट इज अ प्लेस होल्डर, ठीक है? इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर लेबल है ही नहीं। तो जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको टेक्स्ट का हिंट दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। उसे क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। मिसाल के तौर पे ये चेयर खाली पड़ी है, इस पे कोई बंदा बैठा नहीं है, तो यू कैन से इट्स अ प्लेस होल्डर, यानी इट्स अ प्लेस वेयर समबडी विल कम एंड सिट। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब ये भी है कि इसने एक प्लेस होल्ड की हुई है, जब कोई बंदा आएगा तो ये प्लेस उसको मिल जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। तो बहरहाल खैर, प्लेस होल्डर आप कह सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर आए, इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट दें, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिख दें फॉर एग्जांपल फुल नेम। एंड नाउ इफ यू कम बैक, तो यहाँ पे देख लें फुल नेम इसके अंदर आ गया। अगर मैं लिखूं तो वापस लिख दिया, ठीक है? तो ये काम। इसके अलावा मैं जल्दी से इनपुट टाइप की बाकी चीजें भी बयान कर देता हूँ। बाज़ औक़ात आप देखते हैं, जैसे हमने देखा फेसबुक पे जेंडर का एक कॉलम है, जिस जो मल्टीपल ऑप्शन में से एक वक्त में एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। उसके लिए आप सिंपली क्या लिखें, इनपुट टाइप, इसको कर दें रेडियो। अब रेडियो को भी एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्वियसली क्या चाहिए, लेबल चाहिए। रेडियो बटन के केस में लेबल बाद में आता है, इनपुट के केस में लेबल पहले आता है जनरली, पर जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी लिख दें। फेसबुक वाले ने उल्टा काम किया हुआ है। नॉर्मली लेबल ऐसे आता है, मैं बताऊँ फॉर एग्जांपल मेल। तो नॉर्मली ये होता है कि पहले रेडियो बटन आता है, बाद में उसका लेबल आता है। लेकिन फेसबुक ने क्या किया हुआ है, पहले लेबल लिखा हुआ है, बाद में
दैट्स टोटली अप टू यू। तो आप सिंपली इनका ऑर्डर चेंज कर दें यहाँ पे तो वहाँ भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर दूसरा रेडियो बटन दूं, एक इंटरेस्टिंग चीज बताने के लिए, कि यहाँ पे मैं लिखूं फीमेल, और अगर मैं इन दोनों में से रेडियो बटन का बिहेवियर क्या होना चाहिए बाय द वे, एक सेलेक्ट होना चाहिए एक वक्त में, ठीक है, दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अभी मैं ये काम करूंगा, लेट्स सी मैं इस पे क्लिक करता हूं और इस पे क्लिक करता हूं, तो दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। आई शुड नॉट बी एबल टू एक्चुअली सेलेक्ट बोथ ऑफ देम ऑल टुगेदर। तो इस काम के लिए आपको सिंपली क्या करना है, रेडियो बटन के केस में सिर्फ दोनों को नेम का एट्रीब्यूट दें और दोनों को सेम नेम दे दें। दिस इज जेंडर, और अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे लिख के सेम नेम दे देता है, नेम जेंडर। और अब अगर आप वहां पे वापस आएंगे, एंड इफ यू वुड बी क्लिकिंग वन, द अदर वुड बी ऑटोमेटिकली रिमूव। अब अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं तो बाय डिफॉल्ट दोनों डी सेलेक्टेड है, तो एक सेलेक्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली ले सकते हैं सेलेक्टेड, ठीक है, सिर्फ सेलेक्टेड लिख दें। तो जिस पे आप सेलेक्टेड लिखेंगे दैट शुड बी, क्या हो गया भाई, तो जिस पे आप सेलेक्टेड लिखेंगे बाय डिफॉल्ट दैट शुड बी सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, दफा करें इसको, देख लेंगे बाद में इसको। तो बाय डिफॉल्ट बाय द वे एक आध सेलेक्टेड होना चाहिए, और अगर नहीं भी होता तो वी कैन एक्चुअली कंट्रोल इट विद द जावास्क्रिप्ट या विद द हेल्प ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। बाय द वे डिफॉल्ट रेडियो सेलेक्टेड, हाउ टू सेलेक्ट अ बाय डिफॉल्ट रेडियो, बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है जी इनपुट टाइप रेडियो होना चाहिए, नेम ये होना चाहिए, वैल्यू ये होनी चाहिए, चेक्ड हो जाए। सो ओके, सेलेक्टेड नहीं है बल्कि चेक्ड होना चाहिए, ठीक है। आई वाज एक्चुअली मिक्सिंग समथिंग, चेक्ड। तो जो चेक्ड होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, सेलेक्टेड होगा, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे दूसरा आ जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट एक जो है वो सेलेक्टेड रहेगा, जिसको आप क्या करेंगे, चेक्ड करेंगे। तो चेक्ड देने का ये तरीका भी है कि आप सिंपली चेक्ड इक्वल्स टू चेक लिख दें, चेक लिख दें जैसे उसने लिखा है, ये सिंपल चेक लिख दें, दैट वुड बी फाइन ऑल टुगेदर। समझ आई बात। तो आपको ये बताया है कि टैग में या टैग के अंदर टैग नेम के अलावा जो कुछ भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। यानी जैसे इनपुट है ना, तो टाइप क्या है, एक एट्रीब्यूट है, नेम क्या है, इसका एट्रीब्यूट है, चेक्ड क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। तो इसके इसके बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो बटन के अलावा, अच्छा रेडियो बटन का आपको एप्लीकेशन पता लगी है कि जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से 3 4 5 है, जैसे आपने कोई एग्जाम दिया हो ना ऑनलाइन, तो एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यूज के 4 पॉसिबल ऑप्शंस के लिए कौन सी चीज यूज होती है, रेडियो बटन। एक सवाल लिखा होता है और नीचे वो कहते हैं जी सेलेक्ट वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शन दैट यू फील इज करेक्ट। तो अगर कोई ऐसा मल्टीपल चॉइस आंसर हो जिसके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हो, तो उसके लिए रेडियो बटन सूटेबल है, उसके लिए रेडियो बटन सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए एक और है जिसे हम कहते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी इन पुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, और अगेन इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए लेबल चाहिए होगा कि ये व्हाट इज ऑल अबाउट। तो मैं ये सपोज कहता हूँ जी कि व्हाट आर योर हॉबीज, तो आपकी हॉबीज मल्टीपल हो सकती हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी रीडिंग, और यहाँ पे जाता हूँ तो ये बेसिकली चेक बॉक्स है रीडिंग वाला। चेक बॉक्स का फीचर ये है कि यू कैन हैव मल्टीपल चेक बॉक्स, यानी आप एक ही वक्त में मल्टीपल चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, तो इसमें भी डिफॉल्ट कोई भी सिलेक्टेड नहीं होता। अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी क्या कर लें, जिसको आप चाह रहे हैं वो डिफॉल्ट सेलेक्टेड हो, उसे आप चेक्ड रख लें, वो डिफॉल्ट सेलेक्टेड हो जाएगा। तो बहरहाल इसको आप मल्टीपल टाइम, यानी जब आपकी कोई ऐसी जरूरत हो कि आपने मल्टीपल ऑप्शंस को एक ही वक्त में सेलेक्ट करना है, देन यू कैन यूज चेक बॉक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन में से एक वक्त में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होती है, देन यू कैन यूज रेडियो बटन्स। क्लियर है जी। और आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो इनको ब्लॉक करना है या ऊपर नीचे शो करना है, आमने सामने शो करना है, तो सारा काम हमने खुद करना है थ्रू CSS। एनीवेज, इसके अलावा जी आपके पास और ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको चाहिए फॉर एग्जांपल यूजर से आपने लेनी है डेट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनपुट टाइप डेट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो सिंपली इनपुट टाइप डेट करेंगे तो दिस इज समथिंग, इट वुड गिव यू अ कैलेंडर, ठीक है। मैं चाहता हूँ डेट के बजाय मुझे क्या दे, इनपुट टाइम दे। अच्छा, मैं सबके सामने ना एक काम करता हूँ, बल्कि छोड़े, नहीं काम करता कोई भी।
इसके बाद मुझे चाहिए इनपुट टाइम के लिए, तो मैं लेट्स सपोज इनपुट टाइप क्या लिख दूंगा, टाइम लिख दूं। कॉमन सेंस, सारे के सारे इनपुट टैग शुरू किससे होते हैं? मोस्टली सारे के सारे नहीं, सॉरी, मेजॉरिटी 90% ऑफ द टैग, इनपुट के टैग शुरू किससे होते हैं? इनपुट से ही होते हैं। आगे उनकी टाइप डिफरेंट होती है। तो मैं यहाँ पे ये टाइम के लिए क्या इनपुट टाइम, तो ये मुझे कहेगा जी 6:42 AM, तो दैट इज समथिंग लाइक दिस। इसी तरह डेट और टाइम दोनों के लिए एक ही बॉक्स हो, तो उसके लिए आप गेस कर सकते हैं क्या होगा? डेट टाइम लोकल के नाम से होता है, ठीक है। तो डेट टाइम लोकल के नाम से होगा, तो आप सिंपली इसको क्लिक करें, तो ये आपको डेट भी सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देगा और टाइम भी सेलेक्ट करने की फैसिलिटी देगा। 11/27/2024 5:41 AM, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। कितने सारे हैं सारी लिस्ट को भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे लिखें इनपुट टाइप्स इन HTML, तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन ऑब्वियसली प्ले अराउंड विद दिस इनपुट टाइप बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, इमेज है, मंथ है, नंबर है, पासवर्ड है, रेडियो है, रेंज है। इसमें कुछ हमने देख लिए हैं, कुछ आप खुद देख लेंगे। तो ये सारे के सारे इनपुट टाइप्स पॉसिबल हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये इनपुट टाइप तो आ गए हैं, इनके बहुत सारे बिहेवियर्स को कस्टमाइज किया जा सकता है। वो कस्टमाइज करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले एक चीज बताता हूँ। मैंने कहा था कि फॉर्म में जितना कुछ भी यूजर से इनपुट लेना है, अल्टीमेटली फॉर्म को क्या करना है? सबमिट करना है। तो फॉर्म का सबसे एंड पे जो बटन होना चाहिए वो इनपुट टाइप सबमिट होता है। इनपुट टाइप क्या होता है? सबमिट होता है। अगर मैं यहाँ पे अब जाऊं और यहाँ पे वापस जाऊं, तो आई डू हैव दिस सबमिट बटन। ठीक हो गई बात? नाउ द फॉर्म इज कंप्लीट। अब ये सारे के सारी फॉर्म फील्ड चूंकि इनलाइन एलिमेंट है, तो ये सारे आमने सामने आ रहे हैं। आई डोंट वांट देम एक्चुअली टू अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर अनलेस देयर इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर दैट, बट I do have to actually organize them in a way so that it becomes easier for me to customize them. मिसाल के तौर पे मैं आपको पता है कि ये लेबल और इनपुट फील्ड ये दोनों चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। व्हाई नॉट पुट देम इन अ सिंगल कंटेनर, इन अ सिंगल पेरेंट, यानी हर लेबल और हर इनपुट के पेयर को एक पेरेंट में रख दें। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई मीन दिस इज अ प्लानिंग, दिस इज माय वे ऑफ डूइंग इट। आई मीन यू मे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस और स्टाइलिंग दिस, क्योंकि स्टाइल तो आपको पता है, अगर CSS आती है तो इट्स टोटली अप टू यू, व्हाटएवर और हाउएवर यू वांट टू एक्चुअली गो विद दैट। तो नॉर्मली क्या होता है कि लेबल और इनपुट इन दोनों को एक पेरेंट में रख दिया जाता है ताकि एक लॉजिकल ग्रुपिंग शो हो, बिकॉज लेबल इज रिलेटेड टू इनपुट और इनपुट इज रिलेटेड टू लेबल। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी डिव, और डिव के अंदर रखता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, ये अक्सर ना बदतमीजी करता है हमारा VS कोड के, कॉपी पेस्ट सही नहीं देता। तो मैं यहाँ पे इसको ना यहाँ से अगेन कट करता हूँ और एक डिव बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर मस्ती कर रहा है। तो हम इसको कैसे करें? मैं एक डिव बना देता हूँ यहाँ पे इसके नीचे, और इन दोनों को पकड़ता हूँ और इसको मैं यूं अंदर मूव कर लेता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट की से। तो मैंने क्या किया, सिंपल लेबल को और इनपुट फील्ड को एक डिव में रैप कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे स्टाइलिंग करनी थी। अब जब मैं करूंगा तो ये देख लें, ये दोनों एक लाइन में आ चुके हैं, बाकी सारे नीचे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब वो दोनों डिव में, और डिव क्या है, ब्लॉक लेवल है, और ब्लॉक लेवल बाकी किसी को आमने सामने नहीं आने देगा। मेक सेंस? इसी तरह मैं सबको लॉजिकल ग्रुपिंग कर लूंगा। ये जो है इसके लिए भी मैं एक डिव बनाऊंगा और इसको मैं इसके अंदर मूव कर दूंगा। अच्छा, अब जाहिर है मुझे सारे के सारे इनपुट्स को रैप करना है, तो मैंने कहा था कि आप जब भी कोई डिव बनाए तो उसको फौरन क्या दे दें, क्लास दे दें, दैट्स सूटेबल थिंग। तो मैं इसे क्या कहूंगा, कोई भी नाम दे देता हूं, मैं इसे कह देता हूं जी इनपुट रैपर। अब चूंकि मैं सारों को सिमिलर वे में स्टाइल करना चाहता हूं, तो यही क्लास किसको दूंगा, सारे रैपर्स को दूंगा, ताकि मैं एक जगह CSS में जाके चेंज करूं तो सारे के सारे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाऊंगा इस इनपुट में, और अब जरा देखिएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इसको मैं जब मैं पेरेंट में रखूंगा ना, मैं कहूंगा जी कि लाइक फॉर एग्जांपल इनपुट रैपर, और अब मैं जब ये इनपुट रैपर में रखूंगा तो ये वाला
डिफरेंट लाइन में आ जाएगा, ये वाला डिफरेंट लाइन में आ जाएगा। यस, एक हल तो ये है इनको एक ही डिब में रखना। दूसरा हल ये है कि इनको फिर एक डिब में रख के पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें। मेक सेंस? आमने सामने ना, मतलब जो आसान लगता है वो कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वैसे जनरली अप्रोचेस बता रहा हूँ कि दो काम हो सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ एक ही रैपर में रख दूं दोनों को और इस रैपर को नीचे से मिटा दूं, दैट वुड स्ट्रेट अवे बी अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है? लेकिन अगर आपको इनके बीच में देखें ना, अब स्पेसिंग देनी है या कोई और काम करना है, इन दोनों को बिल्कुल अपार्ट शो करना है, आमने-सामने शो करना है, बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो फिर क्या करना होगा आपको? फिर भी तरद्दुद ही आएगा ना आपको। तो फिर बेहतर नहीं है कि पहले ही आप प्लान कर लें ऐसा? वो एक मकूला है ना, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। तो डोंट फेल एक्चुअली इस तरह से प्लान करें कि वो अकोमोडेट हो जाए हर किस्म की चीज़ में, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई वाज़ एक्चुअली प्रेफरिंग इट टू बी इन द तो अब अगर मैं सेपरेट रखूँगा तो फिर नुकसान क्या होगा? ऑब्वियसली टॉप बॉटम आएँगे, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं करूँगा कि देखें, ये वाला एक इनपुट रैपर रेडियो बटन को ग्रुप कर रहा है, ये वाला दूसरे रेडियो बटन को ग्रुप कर रहा है और ये दोनों को उठा के क्या करूँ? रेडियो ग्रुप, नाम कोई भी दे सकते हैं क्लास का, लेकिन सूटेबल ये है ना कि 2 रेडियोस को क्या कर रहा है? ग्रुप कर रहा है। एंड नाउ इफ आई कम बैक, ठीक, अब आपको पता है कि वो ऊपर-नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज़ ऑब्वियसली रेडियो ग्रुप को क्या दे दूँगा मैं? डिस्प्ले फ्लेक्स और ये यहाँ पे जाके अच्छा अब देखिएगा, मैंने कहा था ना एक ही स्टाइल शीट बनाऊँगा तमाम पेजेज़ के लिए, तो बेहतर ये है कि जब आपका एक पेज खत्म हो जाए और दूसरे पेज की स्टाइलिंग शुरू करें आप, तो यहाँ कमेंट्स दे दें और उन कमेंट्स में यहाँ पे लिख दें ताकि आपका फ्यूचर में ये आसानी हो आपको या कोई और आपका कोड पढ़े तो आसानी हो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? कॉन्टैक्ट पेज स्टाइलिंग। तो काइंड ऑफ ये एक डिफरेंशिएशन होगी आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार यहाँ से आगे सारे के सारे स्टाइल किसके होंगे? कॉन्टैक्ट पेज के होंगे और उसको लिख दें यहाँ पे ये और इसको कर दें डिस्प्ले फ्लेक्स एंड दैट इज लाइक व्हाट ऑलवेज कीप फ्यूचर इन माइंड। अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप जब भी कोई काम करें तो ऐसा काम करें कि जिसके बारे में ये सोच लें यार अभी तो ये ठीक हो रहा है, क्या 3 साल बाद जब कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी तब भी ये फिट होगा, उस चेंज को अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा? तो ये अप्रोच आपकी हमेशा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मैंने अभी तो मुझे आपको लगेगा यार सिंपल सा काम था, दोनों रेडियो को एक ही में रख लेते तो क्या होता? तो मैंने क्या रखा? आई केप्ट फ्यूचर इन माइंड कि फ्यूचर में ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ और रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। बहरहाल क्लियर है? इसी तरह आप इनको भी कर सकते हैं और इसी तरह आप हर एक को कर सकते हैं। मैं बाकी सबको मिटाने लगा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं आपको सिर्फ सीएसएस स्टाइल करके बताता हूँ कि इतने ज़्यादा को हम हैंडल करना मुश्किल होगा। तो मैं ये आपको पता लग गया कि हाउ एक्चुअली वी हैव टू ग्रुप देम एंड हाउ एक्चुअली वी हैव टू डील विद देम। तो अब मैं अगर यहाँ पे इनके साथ जाऊँ और इस फॉर्म को थोड़ा-सा स्टाइल करने की कोशिश करूँ, तो पहले तो आप ये देख लें कि ये जो फॉर्म है ना आपका, किधर गया फॉर्म, किधर गया? फॉर्म ये, इस फॉर्म को भी कोई क्लास दे दें। फॉर्म रैपर और शुरू पेरेंट से करें कि पेरेंट की विड्थ कहाँ तक जा रही है। इसको मैंने कहा जी सबसे पहले बैकग्राउंड कलर अंदाजा हो जाए कि कहाँ तक जा रहा है, मेरे कंट्रोल से बाहर ना जाए। फुल विड्थ कलर यानी क्योंकि कंटेनर के अंदर है और मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो बैकग्राउंड कलर जहां तक कंटेनर जा रहा है वहां तक डिव जा रही है बिकॉज डिव ऑक्यूपाइज द फुल अवेलेबल स्पेस। ठीक है, क्लियर है ना? अब ये एजेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखें इनपुट लेफ्ट एज के साथ भी, टॉप के साथ भी, बॉटम के साथ भी। क्या हाल है? हेडिंग मार्जिन भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को इनवर्ड पुश करना हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, अंदर ही एडजस्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर कुछ आपके घर में कुछ झगड़ा हो गया, अल्लाह ना करे तो आप पहले बाहर जाएंगे झगड़ा सुलझाने के लिए, पहले घर के अंदर कोशिश करें उधर ही सुलझ जाए। पहले घर के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है ना? पहले ही पुलिस की तरफ नहीं जाएंगे आप। तो लिहाजा पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पैडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं इस फॉर्म को देता हूँ पैडिंग, इस फॉर्म रैपर को क्या देता हूँ? पैडिंग, और पैडिंग को 24 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, तो दिस वुड पुश द कंटेंट इनवर्ड्स। ठीक है, अब
ये रेड कलर तब तक रहने दूंगा जब तक मैं अपना फॉर्म सारा फाइनल नहीं कर लूंगा, क्योंकि रेड कलर मुझे अंदाजा देगा कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वगैरह वगैरह क्या कुछ है। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अच्छा मुझे लेबल्स और इनपुट ये दोनों भी अलग अलग लाइन में चाहिए। जैसे कैन यू सी इट लाइक दिस, लेबल अलग में है और इनपुट अलग में है, और फिर मुझे एक लाइन में दो इनपुट्स चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसीलिए मैंने प्लान उस तरह किया था कि ताकि मुझे आसानी हो, मैं इनपुट रैपर को टारगेट करूंगा और मैं कहूंगा जी कि जहां जहां इनपुट रैपर है और इस इनपुट रैपर के अंदर, हर इनपुट रैपर के अंदर एक लेबल है ना, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि इसके अंदर जो लेबल है, इस लेबल को क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक। वेरी नाइस। क्यों मैं ब्लॉक क्यों चाहता हूं, बिकॉज आई वांट देम टू अपीयर इन अ सेपरेट लाइन। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, ये भी डिस्प्ले ब्लॉक हो गया ना। समझ आ गया, या तो उसको क्लास चेंज कर दें या बाकी लेबल्स को क्लास दूसरी दे दें। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कहता हूँ कि इसको ब्लॉक नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये लेबल को क्लास बना दूंगा। अब जिस चीज को लेबल की क्लास दूंगा वो लाइन ब्रेक करेगा, बाकी ब्रेक नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ ये वाला ब्रेक करे, ठीक है, फिर कहता हूँ ये वाला भी ब्रेक करे। एम आई मेकिंग सेंस ना, सिंपल। और मैं इनको नहीं चाहता कि ये ब्रेक करें, तो इनके लेबल्स को नहीं टच करूंगा, इनके लेबल्स को भी नहीं टच करूंगा, तो दैट विल डू द जॉब। ठीक। अब मैं चाहता हूं कि जो इनपुट है ना, यानी लेबल और इनपुट तो आपस में जुड़े रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन दो इनपुट्स के दरमियान गैप तो होना चाहिए ना। अब बताएं मार्जिन है या पैडिंग है, मार्जिन है। तो ये याद रख लीजिएगा, मार्जिन तब इस्तेमाल करें जब आप एक एलिमेंट को दूसरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुदा कर रहे हो। जब हमने पेरेंट को पैडिंग दी थी तो हम किसी एक को किसी दूसरे से सेपरेट नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ कह रहे थे यार कि ये जो कंटेंट है ना ये एजेस से हट जाए। अब क्या कर रहे हैं, एक इनपुट कंप्लीट डिव है, इनपुट रैपर, उसको दूसरे रैपर से अलग कर रहे हैं। तो आप पैडिंग देंगे तो वो तो इनर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, हमें इनर नहीं चाहिए, हमें आउटर डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वंस अगेन देख लें कि मैंने चाहे कहा जी कि इनपुट, अच्छा सिंपल, इसमें तो सिंपल है, इनपुट रैपर को क्या दे देंगे, मार्जिन दे देंगे। तो जो जो इनपुट रैपर होगा वो अपने दूसरे इनपुट रैपर को क्या कर देगा, पुश कर देगा टुवर्ड्स। अच्छा ये मेरी अप्रोच है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिस तरह मर्जी इसको स्टाइल करें। आपका स्टाइल मेरे स्टाइल से हाँ, शक्ल दिखनी चाहिए जैसी डिजायर्ड है, जैसे आपको लेआउट दिया जाएगा वैसे। तो मैं ये कहता हूँ जी कि इसको सिंपली, मुझे बाकी मार्जिन नहीं चाहिए, लेकिन मार्जिन बॉटम से चाहिए, सो दैट आई कैन सी द डिफरेंस क्लियरली। तो इनपुट रैपर मार्जिन बॉटम 12 दे देते, देखें इसने भी 12 दे दिया, इसने भी 12 दे दिया और इसने भी नीचे 12 दे दिया। क्लियर है। अब मुझे इनपुट, यानी ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये थोड़ी सी अपना इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई वाला थोड़ा सा चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इनपुट रैपर के अंदर लेबल के बजाय, इनपुट रैपर के अंदर जो इनपुट, सॉरी रैपर के अंदर जो इनपुट का टैग है, उस इनपुट के टैग की हाइट जो है दैट शुड बी लाइक 40 पिक्सल्स कर दे। ठीक, लेकिन उस हाइट की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ, तो मैं अगेन हाइट किस इनपुट को दूंगा, नहीं लेबल को नहीं दूंगा, क्लास दे दूंगा इनपुट्स को, ताकि मेरी मर्जी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कि जिस इनपुट को, तो नॉर्मली बूटस्ट्रैप का स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, इनको जो क्लास दी जाती है, वैसे कन्वेंशन है कि आप इसे फॉर्म कंट्रोल दे दें। क्लास क्या दे दें, फॉर्म कंट्रोल। और ये काम जो है, ये आपने जो हाइट वाला दिया हुआ है, ये किसको दे दें, फॉर्म कंट्रोल को। और ये फॉर्म कंट्रोल सिर्फ इसको नहीं चाहिए, जहां जहां टेक्स्ट फील्ड है, जिस चीज को आपने रिसाइज करना है उसको दे दें। इनपुट टाइप पासवर्ड है, इसको भी दे दें, और कोई भी नहीं है, दैट्स इट, गॉट इट। और आप इसकी थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ा लें, width is going to be 100 pixels, it's too short, 300, ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये जो फुल नेम है, इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है वो बिल्कुल एज के साथ जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे, पैडिंग लेफ्ट 12 पिक्सल्स, सिर्फ लेफ्ट से चाहिए पैडिंग, टॉप बॉटम तो वैसे ही हो रही।
गॉट इट? तो अब ये फॉर्म वाला बटन रह गया। तो अब जरा एक और बात देखिएगा, वैसे तो इसको इसको करने का सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे क्या दे दें, इसको एक क्लास दे दें। लेकिन क्लासें दे के थक चुके हैं ना, कोई नया तरीका भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनपुट के बटन को सेलेक्ट करें। तो मैं क्या कहूँगा, सिंपली एक नया सेलेक्टर बताने लगा हूँ। आज से पहले कितने सेलेक्टर पढ़े हमने? टैग नेम सेलेक्टर, क्लास नेम सेलेक्टर, बस। और पेरेंट चाइल्ड कैसे सेलेक्ट होता है, यही पढ़ा है ना? तो मैंने सेलेक्ट करना है किसको? इनपुट को। तो अगर मैं सिर्फ ये लिखूं तो क्या सेलेक्ट होगा? कितने हैं? जितने इनपुट टैग्स होंगे। मुझे क्या सेलेक्ट करना है? सिर्फ वो जिसकी टाइप क्या है? सबमिट है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इक्वल्स टू SUBMIT। और यहां पे मैं अगर इसको देता हूं, फॉर एग्जांपल पहले आपको दिखा देता हूं BGC ग्रीन, कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नया सेलेक्टर पढ़ा है आपने, और ये जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एट्रीब्यूट नेम सेलेक्टर या एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये टाइप क्या था? टैग का एट्रीब्यूट नहीं था? नेम क्या था? यानी एट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने आपको कहा ना, टैग में टैग नेम के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? तो इसका मतलब है क्लास क्या है, टाइप क्या है, एट्रीब्यूट नेम क्या है, चेक्ड क्या है। समझ आ गई ना बात? तो सीएसएस में किसी भी टैग को उसके एट्रीब्यूट से सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। तो मैंने कहा इनपुट सेलेक्ट करो, तो इनपुट सिर्फ कहने से कौन सा सेलेक्ट करेगा? सारे इनपुट सेलेक्ट कर लेगा। मैंने कहा सारे नहीं चाहिए, सिर्फ वो सेलेक्ट करो जिसका टाइप एट्रीब्यूट क्या है? सबमिट है। तो सिर्फ एक बटन को सेलेक्ट करेगा अब इसके अंदर। तो ये एक नया सीएसएस सेलेक्टर है। तो बेसिकली मैं ये एक बेशक एक लिस्ट बनाई, सीएसएस के बहुत सारे सेलेक्टर्स पढ़ने हैं अभी हमने। क्लास नेम सेलेक्टर, डॉट के साथ जो कुछ भी लिखा जाएगा वो क्या होगी? क्लास होगी। बगैर डॉट के और बगैर किसी चीज के सिर्फ नाम लिखा जाएगा तो वो क्या समझा जाएगा? टैग का नाम। और अगर इसी तरह पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में पहले डॉट लिखें, स्पेस, स्पेस किसको शो करती है? चाइल्ड, पेरेंट को, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ आज ये नई चीज पढ़ी है कि अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट कहीं यूज की हुई है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब मैं इसको ये कहता हूँ जी, बॉर्डर, बिकॉज दैट लुक्स ऑड, नन। और फिर मैं इसको भी दे देता हूँ, लेट्स सपोज विड्थ सेम दे देता हूँ जैसे ऊपर टेक्स्ट फील्ड्स को दी है 300। इसको भी मैं दे देता हूँ, हाइट इज गोइंग टू बी लाइक 40 पिक्सेल्स एंड दैट्स इट। सबमिट। और इसका कलर जो है दैट शुड बी काइंड ऑफ वाइट। कलर इज गोइंग टू बी वाइट। ठीक है। अब आपने अगर ये रेडियो बटन को इस तरह से डेकोरेट करना है, तो उनका पेरेंट तो ऑलरेडी है ना, हर एक रेडियो बटन का अपना ही। तो बॉर्डर दे दें, बैकग्राउंड कलर दे दें, और दैट यू कैन मेक इट लाइक दिस। दैट इज अ सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्म। यहां तक कोई कंफ्यूजन? लेबल का कलर, अच्छा अब ये जो रेड कलर था, ये तो मैंने टेस्ट के लिए दिया था ना। अच्छा एक और बात, इस फॉर्म को अगर मुझे सेंटर में लाना हो तो क्या करूंगा? ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दूंगा। ठीक है, दैट्स वेरी राइट। अगर मैं ये ना करना चाहूं, दूसरा हल क्या है? दैट्स करेक्ट बाय द वे। वो पूरी प्रॉपर्टी बताए ना, आप भी ठीक बता रही हैं, पूरी प्रॉपर्टी बताएं। अगर मैं इसे फ्लेक्स से सेंटर में ना करना, ये कर सकता हूं फ्लेक्स से, बाय द वे, पेरेंट को जाके फ्लेक्स दे दें। फॉर्म का टैग देखें, पोजीशन तो यूज नहीं की ना, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो किस मर्ज की दबा थी? मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। तो पहले तो ये देख लें, ये जो फॉर्म है ना हमारा, ये ब्लॉक है या इनलाइन है? वी नेवर नो। ये जो फॉर्म का टैग है, ये ब्लॉक है या इनलाइन है? आपको नहीं पता ना?
नहीं, फॉर्म के एलिमेंट्स इनलाइन थे, जैसे इनपुट है, लेबल है, वो सारे। फॉर्म का तो हमने देखा ही नहीं, इनपुट है, वो ब्लॉक। तो कैसे पता चलेगा इनलाइन ब्लॉक है? अब फॉर्म रैपर को दें, बैकग्राउंड कलर के देख करके देख लें। अगर ये बैकग्राउंड कलर पूरी स्क्रीन पे फैल जाए, ये अवेलेबल विड्थ पे फैल जाए तो क्या होगा? ब्लॉक। और अगर अवेलेबल विड्थ पे ना फैले तो क्या होगा? इनलाइन। तो फॉर्म रैपर हमने कहीं टारगेट किए? फॉर्म रैपर टारगेट किए। तो जो बैकग्राउंड कलर दिया वो किसको दिए हुए? रेड को। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो दूंगा तो ये सेंटर में नहीं जाएगा। क्यों? सेंटर में तो वो चीज जाती है जिसकी कोई रिमेनिंग स्पेस होती है ना। तो फॉर्म तो ऑलरेडी पूरी स्पेस पे फैला हुआ है। मैं इसे कहूंगा मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, तो रिमेनिंग मार्जिन है ही कोई नहीं। देखे ना, रेड कलर यहां तक जा रहा है ना। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो इसका इनर कंटेंट है ना, इनर कंटेंट क्या है ये नहीं समझ आ रही शायद आप लोगों को। ये वाला इनर कंटेंट, अदर देन फॉर्म, जो कुछ इसके अंदर है ये इनर है ना। तो ये तो इसका मतलब है मुझे इसको किसी तरह टारगेट करके 0 पिक्सल ऑटो करना है। सॉरी, हाँ, इसको डिव में कर सकते हैं, चाइल्ड डिव में कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब वो डिव होगी तो वो भी क्या करेगी? पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगी, बिकॉज बिकॉज ऑफ द पेरेंट, बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले। क्या नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना, वो तो मैंने पहले कहा कि यस एब्सोल्युटली, एक हल ये है। लेकिन अगर ना देना चाहूं तो फिर दूसरा हल ये था। लेकिन दूसरे हल में हमें क्या करना पड़ेगा? इनर पेरेंट इंट्रोड्यूस भी करेंगे तो फिर भी वो भी पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा, रिमेनिंग मार्जिन तो उसका भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो वी कैन डू इज कि हम सिंपल आप वाला सोल्यूशन देते हैं जी, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, वैसे इसे सेंटर में करने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन जस्ट आप भी कोशिश किया करें कि आप अलग से कोई शरारत करके देखें यार। अच्छा ये तो हो गया है, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये कैसे होगा? तो मैंने फॉर्म का जो रैपर था ये रेड वाला, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स तो दे दिया, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? वो मतलब हल, यही हल तो सूझ रहे हैं ना हम कि हल क्या करना है हमने। तो हमने बेसिकली इस कंटेनर की विड्थ को छोड़े ना, कंटेनर को तो जनरल है, हम इसी की विड्थ को अगर छोटा छोटा कर लें और इसको कर लेते हैं जी, लेट्स सी काइंड ऑफ व्हाट 600 पिक्सल्स कर लेते हैं। ठीक है, और फ्लेक्स हटा देते हैं। किधर गया फ्लेक्स? हटा दिया, हटा दिया। अब ये रिमेनिंग अवेलेबल, ये रिमेनिंग स्पेस बच गई है। और अगर अब मैं इसे कहूं मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, समझ आ गई बात कि अगर मैं इस रेड बॉक्स को बगैर विड्थ दिए मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो देता तो वो सेंटर में, क्योंकि उसने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो तो तब काम करता है जब रिमेनिंग कोई स्पेस बच रही हो। अब बस ये जो चीज है ना, सॉरी सॉरी, एक मिनट प्लीज सर। ये जो चीज है ना, ये स्पेस बुरी लग रही है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 500 पिक्सल करता हूं। और जो विड्थ यहाँ पे दी है मैंने, किस किस को दी है? फॉर्म कंट्रोल को, इसको मैं क्या दे देता हूँ? 100%। ये 100% किसकी लेगा? 100% ऑफ इट्स पेरेंट। और ये जो विड्थ है इसको भी क्या कर दूंगा? 100%। 100% किसकी लेगा? ऑफ इट्स पेरेंट। दैट्स इट। तो ये जो आखिरी बात है ना, ये समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जान के शरारत की है कि आपको जरा थोड़ा सा ना बोर ना हो जाए, थोड़ा सा जगा दूं कि सेंटर में ले जाना। हर उस एलिमेंट के साथ जिद नहीं करने के यार ये सेंटर में क्यों नहीं जा रहा, जाना चाहिए इसकी ऐसी की तैसी। भाई उसकी रूट कॉज पहचाने कि वो सेंटर में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। फ्लेक्स देंगे तो क्या होगा? मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो देंगे तो क्या होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। ठीक है जी। तो मैं, अच्छा, ये फॉर्म में एक दो चीजें रह गई हैं। ये जो है ना ड्रॉप डाउन, आखिरी चीज किधर गया? ये वाला। इसको बनाने के लिए हम सिंपल ये काम करते हैं, यहां पे जाएं, आखिरी चीज, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें एक दफा। और इसके लिए आप सिंपल इनपुट इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए आप एक टैग इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब यह है कि आपके पास एक प्री सेट ऑफ ऑप्शंस गिवन है और आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट के अंदर एक टैग है चाइल्ड, जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन, और उस ऑप्शन में वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल जैन, कॉपी पेस्ट करके फेब, अगर मंथ के नेम देना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट करके मार्च,
कॉपी क्या जाए नेम नहीं, वो डेफिनेटली अगर आप बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो सॉरी बैकएंड लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉसिबल है कि आप बैकएंड से पॉसिबल ऑप्शंस फेच करके लाएं और उसे एक ही लूप के अंदर सारों को इटरेट करवा लें, अदरवाइज नहीं, यू हैव टू डू इट मैनुअली। अब इसके स्टाइल्स इस पे अप्लाई नहीं हुए, तो उसकी रीजन क्या है कि हमने जो टैग नेम सेलेक्ट किया था बेसिकली, या इसको जाहिर है क्लास क्या दी थी हमने, फॉर्म कंट्रोल, तो इसको भी आप क्या दे दें, क्लास फॉर्म कंट्रोल सेलेक्ट को। Got it? Inter month. I don't know for what, but तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म्स। कल हम फॉर्म वैलिडेशन पे थोड़ा सा ब्रीफ सा जिक्र करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। बट ऑब्वियसली अब आपके पास दो पेजेस बन चुके हैं, एक नहीं है, एक कॉन्टैक्ट का पेज है और एक होम पेज है, तो आपने दोनों को आपस में लिंक भी तो करना है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कहाँ चला जाए, होम पेज पे, और सपोर्ट पे क्लिक करूँ तो वापस इस पेज पे आ जाए। तो दोनों को लिंक करना है, तो दोनों को लिंक करने के लिए अच्छा पहले तो ये रेड कलर हटा दें, वैसे सुजुकी लग रही है, इसको आप दे दें लाइक काइंड ऑफ ग्रे, बल्कि ग्रे की भी एक वेरिएशन लाइट ग्रे, बिल्कुल लाइट से ये वाला ग्रे दे दें, और दैट्स फिर भी कुछ ना कुछ बदल गया। तो अब मैं दोनों पेजेस को लिंक करना चाहता हूँ, तो index.html में जाएं, हेडर में जाएं, और जहां ये लोगो है ना, लोगो के ऊपर href खाली पड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या दे दें, जब भी लोगो पे क्लिक हो तो कहाँ जाए, index.html, और फिर नीचे जाएं, सपोर्ट पे क्लिक हो तो कहाँ जाए, contact.html, और यही काम दोनों किधर करें, जाके कॉन्टेक्ट के पेज पे भी, क्योंकि हेडर दोनों में रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जाके क्या करें, contact.html, और यहाँ जाके क्या करें, index.html। नाउ सेव इट, रिफ्रेश इट, ये मेरा होम पेज आ गया, ये मेरा सपोर्ट आ गया। आज आपने वेब पेज को बदल दिया, किसमें, वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस बनाए, उनको इंटरलिंक किया, जिस पेज पे क्लिक करेंगे वो पेज ओपन हो जाएगा। सॉरी, आज जुमेरात है, ओह आई सी, ये मैंने सोचा ही नहीं, चिल मारे, और पिछला काम पूरा करें। नहीं, असल में मसला ये है कि जब तक सारे बराबर नहीं होंगे ना, मैं टास्क दे के उन बेचारों को ओवरलोड करता जाऊंगा, तो मैं इसलिए जो थोड़े से आगे हैं उनसे माजरत कर सकता हूँ, लेकिन जो पीछे हैं उनको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। आई मीन वो दे वुड फील बर्डनाइज्ड। जितने लोगों के जितने टास्क रह गए ना, मंडे को वो सबमिट करेंगे, और जिन्होंने टास्क कर लिए हैं वो अपनी मर्जी का कोई लेआउट बना के ट्राई करेंगे। आपके टास्क रहते हैं, इंशाल्लाह आपका रहता है और आपका रहता है, ठीक है बेटा। और ये देख लें कि बाकी दो कुर्बानी दे रहे हैं आपकी, दो नहीं, एक आध ऑनलाइन है, एक दो एब्सेंट है, तो वो सारे आप लोगों की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं। तो आपने अगर टास्क ना किया मंडे को, तो इसका मतलब आप अपने आप में तो गिल्टी होंगे ही होंगे, दूसरों दूसरों के भी मुजरिम होंगे फिर। और फिर पता है एक पेनल्टी डालते हैं, मंडे को जिसने टास्क ना दिया ना, वो सारी क्लास को, सर्दी है ना, समोसे खिलाएगा, और जिसने छुट्टी की वो अगले पूरे हफ्ते हर रोज समोसे खिलाएगा।